आज हम लोग लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी यानी कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो भी वीबीटी के अकॉर्डिंग सारा फोकस मेटल, एटम या आयन पर किया गया है। लिगेंड की इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज किया गया। लिगेंड की सिर्फ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन दिखाया गया है। इसके अलावा जितना भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है या जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारा मेटल आयन पर फोकस किया गया है। दूसरा ड्रॉबैक ये है इस थ्योरी का कि यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है और उसमें डी ऑर्बिटल मेटल एटम और आयन, यदि मेटल एटम और आयन के डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 या D9, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जितने भी मेटल आयंस हैं उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 1, 2, 3 और 1 रिस्पेक्टिवली, यानी कि यदि D1 है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू फाइंड आउट की जाती है। तो यदि D1 है तो यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। D2 है, आप सभी को पता है कि D में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो यदि D2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होंगे, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। इसी तरह से D3 है तो 3 होंगे, और यदि D9 है तो 4 तो पेयर्ड हो गए, 1 हाफ फिल्ड, यानी कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के जो भी मेटल, एटम या आयन हैं उनमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय आप ये फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हो कि वो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू स्क्वायर प्लेनर बना रहा है, टेट्राहेड्रल बना रहा है या ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्री हो यदि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यही मिलेंगे, यानी कि आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इस तरह के मेटल आयन की ज्योमेट्री क्या होगी। इसी तरह से यदि आप D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयन को कंसीडर करेंगे D8, यानी कि आपने हुंस के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब आप यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन फिल है तो आप बाहर का S और P ऑर्बिटल यूज करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D8, बट यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अंदर वाले D ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर एक ऑर्बिटल आपको वैकेंट मिल जाता है। उस ऑर्बिटल को लेकर 1D, 1S और 2P के साथ हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है DsP2। तो हम लोग यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ले सकते थे बट हमने DsP2 लिया। तो ये क्यों लिया, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी तरीके से यदि आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या आप सिर्फ देखेंगे यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग ये पैरामैग्नेटिक हो गया, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्वांटिटेटिवली एनालिसिस नहीं हो सकती, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते, तो ये इसकी एक लिमिट है। इसी तरीके से कि कोई भी हमने एक ही मेटल एटम ले लिया या मेटल आयन ले लिया 3+, ये कोबाल्ट 3+ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या थी, +3, चाहे +3 में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म हो रहा है, +3 में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, इसकी ज्योमेट्री चेंज क्यों हो रही है, ये सब चीजें हैं जो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं समझ सकते। स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है या वीक फ्री लिगेंड है
तो इसको समझने के लिए हम आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल और लिगेंड है उसको हम पॉइंट चार्जेस की तरह कंसीडर करते हैं, यानी कि जो बॉन्डिंग होगी वो कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होगी। क्योंकि पॉइंट चार्जेस की तरह कंसीडर कर रहे हैं तो मेटल को हम कैटायन की तरह और लिगेंड को हम एनायन की तरह कंसीडर करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। Important features of CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के इंपॉर्टेंट फीचर्स में सबसे पहले तो आता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए जो भी मेटल कैटायन, मेटल को हमने बताया आपको ट्रांजिशन मेटल है, वो कैटायन की तरह यूज हो रहा है। तो मेटल कैटायन की सराउंडिंग में जो भी नंबर ऑफ लीगेंड्स लगे हैं, ये लीगेंड है, इसका नंबर 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो जो नंबर ऑफ लीगेंड्स लगे हैं उसके नंबर और नेचर दोनों पर डिपेंड करता है उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। लीगेंड का नंबर यदि 4 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, और लीगेंड यदि 6 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ये तो नंबर पे है। नेचर क्या, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो ज्योमेट्री में कुछ चेंजेस होंगे। तो ये सब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि लीगेंड में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, क्योंकि लीगेंड है तो या तो वो एनायन की तरह होगा या फिर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे। एनायन में फॉर एग्जांपल हम F माइनस या Cn माइनस ले सकते हैं, और भी आपके लीगेंड्स हो सकते हैं। इसी तरह से न्यूट्रल में हम H2O, NH3 और भी आगे ले सकते हैं। तो यदि ये एनायन की तरह है लीगेंड या डाइपोल की तरह है तो निगेटिव एंड कहाँ की तरफ डायरेक्टेड होगा, मेटल की तरफ ओरिएंटेड होगा। यदि ये मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो डाइपोल की तरह रिएक्ट करेंगे, यानी कि डाइपोल का जो निगेटिव एंड है वो मेटल की तरफ ओरिएंटेड होगा। तो जब मेटल की तरफ, मेटल पे कैटायन है और लिगेंड पर निगेटिव चार्ज है, तो कैटायन और निगेटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो बॉन्डिंग होगी वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग को कंसीडर नहीं किया गया है। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि मेटल के ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, जो यहाँ पर नहीं दिया गया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है कैटायन और एनायन के बीच में, जिसके थ्रू बॉन्डिंग होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होती है। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब डी ऑर्बिटल मेटल के कंसीडर किए जाते हैं, डी ऑर्बिटल जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि उस मेटल के अराउंड में, सराउंडिंग में जो भी लिगेंड्स लगे हैं वो किस मैनर में अरेंज हैं। यदि 4 लगे हैं तो वो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर मैनर में हो सकते हैं। यदि 6 लिगेंड्स लगे हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल में हो सकते हैं। तो ये जो लिगेंड्स लगे होते हैं इसके हिसाब से जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के, पहले तो इनकी एनर्जी सेम होती है। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, मेटल के पास लिगेंड आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन प्रोड्यूस हो जाता है। इस रिपल्सन के कारण मेटल के डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है और ये डी ऑर्बिटल्स 2 सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला सेट इजी, इसी को हम बोलते हैं डुप्लेट। इसमें आपके आते हैं dx² माइनस y² और dz²। और दूसरा सेट होता है T2z,
इसमें आपके आते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। इसमें आता है DXY, DYZ और DZX। तो जो स्प्लिटिंग होती है वो दो में हो जाती है, तो इस प्रोनोमेना को या इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये डिपेंड करती है कि मेटल के सराउंडिंग में अरेंजमेंट क्या है, लिगेंड का क्या अरेंजमेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स एक एक करके हम लेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग of d orbitals in octahedral complexes। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होगी? तो पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बना लेते हैं। सपोज मेटल कैटायन ऑक्टाहेड्रॉन के सेंटर में प्रेजेंट है। आप सभी जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रॉन में 6 कॉर्नर्स की तरफ एक्स वाई एक्सिस होती हैं, यानी कि आप 6 लिगेंड कहाँ लगा देंगे? एक्स वाई और जेड एक्सिस पर। ये एक्स हो गई और ये वाई हो गए, तो ये जेड एक्सिस। यानी कि लिगेंड्स किस डायरेक्शन में आ रहे हैं? एक्स वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मेटल की तरफ आ रहे हैं। तो ये आपकी हो गई ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म होने में जो लिगेंड्स हैं वो आपके जब अप्रोच करते हैं मेटल की तरफ, तो हमने आपको बताया था कि मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होने लगता है।